हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं उत्तम सर श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं क्लास 10th के फिजिक्स का अगला वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में मैंने, जिसमें आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको बताया था। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का चाल क्या है, प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में कितना होता है, प्रकाश का चाल किसने सबसे पहले प्राप्त किया था, ये सब टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। तो आज का टॉपिक है, हम जानते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में जानते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत जो है आपके क्लास 10th के लिए एक एडवांस लेवल का हो जाएगा, जबकि 11-12 के लिए बेसिक नॉलेज होगा। तो प्रकाश के बारे में 17वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी के बाद से ही 1600 ईस्वी के बाद से ही प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की उत्सुकता हुई कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जानने का प्रयास किया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश पे से संबंधित यानी प्रकाश पे बहुत सारा रिसर्च किया, प्रयोग किया, प्रकाश का अवलोकन किया और उस आधार पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन सभी सिद्धांतों में से 5 सिद्धांत जो अब तक प्रचलित है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हमको उतना डिटेल से नहीं जानना है। अभी यह पूरा डिटेल से आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो प्रकाश के संबंध में दिए गए सिद्धांत, तो क्या प्रकाश के संबंध में दिए गए सिद्धांत आपको पहले बताया कि 17वीं शताब्दी से ही प्रकाश के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग और अवलोकन के आधार पर कई सिद्धांत दिए, जिनमें 5 सिद्धांत हमको पढ़ना है। पहला सिद्धांत है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, जिसको कार्पल्स थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा सिद्धांत पढ़ना है प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तीसरा पढ़ना है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है। चौथा पढ़ना है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और प्रकाश का द्वैध सिद्धांत डुअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट। यानी ये 5 सिद्धांत हमको जानना, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना है, ताकि प्रकाश के बारे में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं, सबसे पहला सिद्धांत जो हम यहाँ लिखे हैं, सबसे पहला सिद्धांत क्या है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इसको समझते हैं, ये क्या है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ये क्या है? तो ये प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत दिया गया था, यह सिद्धांत 1675 ईस्वी में महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने दिया। यह सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले यह सिद्धांत दिया 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में प्रकाश के बारे में कहा गया, प्रकाश से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया, जिस सिद्धांत का नाम रखा गया है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया? सर आइजक न्यूटन ने दिया है। अब उस सिद्धांत के अनुसार न्यूटन का कहना था कि प्रकाश जो है ना, वो छोटे छोटे कण और कणिकाओं का समूह है, जो काफी तेजी से चलता है, काफी तेजी से चलता है। उन्होंने प्रकाश को क्या कहा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है छोटे छोटे कण या कणिकाओं का समूह है। प्रकाश क्या है? छोटे छोटे कण या कणिकाओं का समूह है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार अगर कहा जाए, क्या पढ़े? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? प्रकाश जो है अति तीव्र वेग से चलने वाला छोटे छोटे कण एवं कणिकाओं का समूह है। यानी यह जो कणिका सिद्धांत में क्या कहा गया, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के बारे में क्या कहा गया कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश अति तीव्र वेग से, काफी तेजी से चलने वाला छोटे छोटे कण या कणिकाओं का समूह। यानी प्रकाश जो है ना, ये तेजी से चलता, पर ये क्या? छोटे छोटे कण का समूह, ये कण है इस तरह से।
और यही कण तेजी से चल रहा है। ये छोटा छोटा क्या है, ये कण है, यानी प्रकाश एक्चुअल में क्या है, छोटा छोटा कण है और वह तेजी से चलता है। तो कण और कणिकाओं का समूह है। यह बात किसने बताया, सर आइजक न्यूटन ने, और इस सिद्धांत का नाम दिया गया कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत। उन्होंने यह इसलिए कहा कि प्रकाश किसी सतह से जब टकराता है तो वापस लौट जाता है। किसी सतह से टकराता है तो यानी प्रकाश अगर सतह से टकराता है तो वापस ये क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। मतलब प्रकाश के अंदर कुछ तो है, जैसे कोई बॉल किसी दीवार पे मारते हैं तो वापस आ जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें कण है, जो कण किसी सतह से टकरा कर क्या होता है, वापस हो जाता है। तो प्रकाश में जो मुड़ने की क्षमता होती है, मुड़ने का गुण होता है, वह इस आधार पर उन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, कण और कणिकाओं का समूह है। और कण और कणिकाओं के आधार पर ही उन्होंने यह बात तय किया और यह प्रमाणित किया कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। यानी इस सिद्धांत से हम किस चीज का हम लोग व्याख्या कर पाए, इस सिद्धांत से ही प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का व्याख्या हो पाया। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का व्याख्या किस सिद्धांत से होता है, तो उनके अनुसार कि प्रकाश क्या है, छोटे छोटे कण और कणिकाओं का समूह है। यानी इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या होती है। यानी इस सिद्धांत से आप परावर्तन और अपवर्तन का व्याख्या आप कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, जो प्रकाश तेजी से चलता है तो उसमें बहुत सारे छोटा छोटा कण है, कण और कणिकाओं का समूह है। और यह बात किसने बताया, तो सर आइजक न्यूटन ने। और इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। यानी न्यूटन के अनुसार, सर आइजक न्यूटन जिसको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, उन्होंने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश कण और कणिकाओं का समूह है। पर एक सवाल आया बीच में कि अगर प्रकाश छोटे छोटे कण और कणिकाओं का समूह है तो हमारे शरीर से जब टकराएगा तो हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहिए, उसका हमारे शरीर पे उसका कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। प्रकाश से हमें चोट, जैसे तेजी से अगर कोई कण तेजी से अगर हमारे शरीर से टकराएगा तो हमारे कण हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो जब इसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस कण से यह बना है वह क्या है, द्रव्यमान लेस है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, वह मास लेस है, यानी इसमें कोई प्रकार का द्रव्यमान नहीं है, वह द्रव्यमानहीन कण है, इसलिए हमको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को इस तरह से बचाया। पर बाद में एक अलग वैज्ञानिक जो एक व्यक्ति थे, उसका नाम था हाइगेंस, उन्होंने इस सिद्धांत को लेकर आए। कौन सा सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो दूसरा हम सिद्धांत पढ़ेंगे, आप कौन सा सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब ये प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, ये तो था सर आइजक न्यूटन दिया। ये सिद्धांत किसने किसने दिया, ये सिद्धांत अगर बात किया जाए तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, कणिका सिद्धांत जो है, यह कब दिया गया, तो 1675 ईस्वी में। कौन दिया था, सर आइजक न्यूटन। अब ये जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये दिया गया 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। और ये दिया हाइगेंस नामक वैज्ञानिक। किसने दिया, हाइगेंस। यानी हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है कण नहीं है, प्रकाश जो है क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, प्रकाश एक तरंग है। और इसमें जो माध्यम का कण होता है, वह तरंग में जो प्रकाश का ये तरंग जो होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो उनका कहना हुआ प्रकाश एक तरंग है, और तरंग में भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये किसने कहा, हाइगेंस ने कहा। तो हाइगेंस का क्या कहना था, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, ये प्रतिपादन, यह नियम किसने दिया कि तरंग सिद्धांत, तो हाइगेंस दिया। हाइगेंस जो थे, उनका कहना था कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। प्रकाश जो है ना, ये कण नहीं है, प्रकाश एक क्या है, तरंग है। और प्रकाश एक तरंग है, और तरंग में भी कौन सा तरंग है,
अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें माध्यम का जो कण है ऊपर नीचे फ्लो यानी दोलन करता है, यानी ऊपर नीचे दोलन करता है। यह बात कौन बताया हम लोग को? हाइगेंस। ठीक है, चलिए उसका इस नियम को भी हम लिखेंगे, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। हाँ तो देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइगेंस ने किया। किसने किया? हाइगेंस ने किया। और हाइगेंस का कहना था कि हाइगेंस का कहना था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है, अर्थात प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यानी जो हाइगेंस थे उनका क्या कहना था? प्रकाश क्या है? तरंग है। यानी उनका जो कहना था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यार प्रकाश एक तरंग, ये सबसे पहले किसने बताया? तो हाइगेंस ने बताया। हाइगेंस क्या बताया? कि प्रकाश जो है वह क्या होता है? किसी भी माध्यम में उसका माध्यम का कण ऊपर नीचे दोलन करते हुए आगे बढ़ता है, यानी एक तरंग है। ठीक है, और प्रकाश एक तरंग है, इस सिद्धांत से ही यह व्याख्या हो पाया कि प्रकाश में विवर्तन की घटना, प्रकाश में ध्रुवन की घटना का जो व्याख्या हो पाया किसके द्वारा हुआ? प्रकाश के तरंग सिद्धांत से ही हुआ। तो ये तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइगेंस ने। अब तीसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा सिद्धांत तो क्या था? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, यह सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंग, यह इसमें भी यह तरंग ही है, पर इसमें बताया गया इस तरंग, इसको इस सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने। कौन दिया? मैक्सवेल ने। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं तीसरा वाला हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं अब। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया गया, लगभग जो सिद्धांत ये दिया गया, इस सिद्धांत यह सिद्धांत 1678 ईस्वी में, इस सिद्धांत के लगभग 200 साल बाद, यानी लगभग 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या थे? मैक्सवेल का कहना था कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी पदार्थ जो प्रकाश जब चलता है ना, तो उसमें विद्युतीय गुण भी पाया जाता है और चुंबकीय, यानी वह विद्युतीय क्षेत्र भी पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। इसलिए यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी लगभग यह तरंग है, इसका सपोर्ट किया, यानी हाइगेंस का सपोर्ट कर किया कौन? मैक्सवेल। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1872 ईस्वी में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्सवेल। यानी मैक्सवेल किया, और मैक्सवेल का कहना था कि ये क्या कहना था कि प्रकाश क्या है? एक तरंग तो है, पर यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी संचरित होती है। यानी इनका कहना हुआ कि प्रकाश जो है निर्वात में भी, जहां कोई माध्यम ना हो वहां से गुजरता है, इसलिए गुजर पाता है क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी तरंग के बारे में तो पहले बता दिया था कौन? हाइगेंस। हाइगेंस का कहना था कि यह प्रकाश एक क्या है? तरंग है। प्रकाश एक तरंग है, पर और तरंग में भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। पर मैक्सवेल का कहना था नहीं, प्रकाश तो तरंग है, पर यह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस तरह से तरंग है, यह वेव है, यह बात कौन एक्सेप्ट किया? तो ये एक्सेप्ट किया मैक्सवेल ने भी। ठीक है, तो ये तीसरा सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने।
अब चौथा हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। यह सिद्धांत कहा जाए नए जमाने का सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत 1900 ईस्वी में दिया गया था। 1900 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, और इस मैक्स प्लांक ने सिद्धांत दिया और उसको सपोर्ट किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यानी दोनों मिलकर इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया और बताया लोगों की प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स प्लांक दिया, और बाद में उसके सिद्धांत को सपोर्ट किया कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस तरह से इस सिद्धांत का तो प्रतिपादक है वो दो व्यक्ति को माना जाता है, एक मैक्स प्लांक को माना जाता है और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टाइन। हालांकि मैक्स प्लांक ये सिद्धांत दिया था, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके सिद्धांत को समझा और कहा नहीं, इनका कहना सही है, और उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया और उन्होंने भी कहा नहीं, इसका यह सिद्धांत क्या है? सही है। और इस सिद्धांत में दो व्यक्तियों का नाम जुड़ गया, एक मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टीन। अब ये सिद्धांत में क्या कहा गया? इस सिद्धांत में कहा गया कि प्रकाश जो है ना, एक्चुअल में प्रकाश है क्या? तो उन्होंने प्रकाश के बारे में कहा, प्लांक महोदय ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, क्या कि प्रकाश जो है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों का समूह है। यानी प्रकाश क्या है? बहुत तेजी से चलता है। जो न्यूटन कहा था कि बहुत तेजी से चलता है, इन्होंने भी कहा बहुत तेजी से चलता है, पर ये कण और कणिकाओं का समूह नहीं है, बल्कि प्रकाश क्या है? छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों का समूह है। छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों का समूह है। उस ऊर्जा के पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्या? फोटोन या क्वांटा। अर्थात उनका कहना था कि प्रकाश जो है ना, क्वांटा का समूह है या फोटोन का समूह है, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों का समूह है। तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्या कहा गया? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक ने किया, और मैक्स प्लांक के अनुसार इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश काफी तीव्र वेग से चलने वाला ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों का समूह है। इस पैकेट को इन्होंने फोटोन या क्वांटा नाम दिया। अब थोड़ा समझते हैं इस टॉपिक को। ये जो मैक्स प्लांक है और एल्बर्ट आइंस्टीन है, इनका क्या कहना था कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक्चुअल में बताए कि प्रकाश जो है ना, ये इस तरह से पैकेटों का समूह है। ये क्या है? इस तरह के पैकेटों का समूह है। यह जो पैकेट है एक्चुअल में क्या है? ऊर्जा का एक पैकेट है, ऊर्जा यानी एनर्जी का पैकेट है। इस पैकेट का नाम इन्होंने बताया फोटोन। क्या कहा? फोटोन, या इसका नाम रखा क्वांटा। फोटोन या क्वांटा। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में इससे पहले दो वैज्ञानिकों ने, एक एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि प्रकाश क्या है? कि कण का समूह, इस तरह से कणों का क्या है? समूह है। जबकि मैक्सवेल और एक वैज्ञानिक हाइगेंस, उनका कहना था कि प्रकाश क्या है? इस तरह से तरंग है। प्रकाश इस तरह से क्या है? तरंग है। पर इनका क्या कहना हुआ? किनका? मैक्स प्लांक और एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि प्रकाश क्या है? ये पैकेटों का समूह है। छोटा छोटा पैकेटों का क्या है? ऊर्जा के पैकेटों का समूह है। ऊर्जा के इस पैकेट का नाम उन्होंने क्या रखा? फोटोन या क्वांटा। फोटोन या
क्वांटा रखा। तो उनका कहना था कि प्रकाश क्या है, फोटोन का समूह है या क्वांटा का समूह है। यह बात किसने बताया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने और मैक्स प्लांक ने। इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत। क्या कहते हैं, तो प्रकाश के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। कोई कह रहा है कण और कणिकाओं का समूह है, कोई कह रहा है तरंग है, कोई कह रहा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, कोई कह रहा है छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों का समूह है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था प्रकाश के बारे में। पर प्रकाश का जो प्रकाश के बारे में देखा गया, अलग अलग साइंटिस्ट जब इसको देख रहे थे तो सबका कहना सही था। कहीं कहीं प्रकाश तरंग के रूप में भी समझ में आ रहा था, प्रकाश कहीं कहीं कणों के रूप में भी समझ में आया। जैसे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना कण के सिद्धांत से समझ में आया, जबकि प्रकाश का विवर्तन की घटना, प्रकाश का ध्रुवन की घटना वो तरंग के रूप में समझ में आ रहा था। तो सबका कहना सही था। तो एक व्यक्ति थे डी ब्रोगली, क्या नाम था उनका, डी ब्रोगली। उनका कहना हुआ कि प्रकाश जो है, प्रकाश में दोनों गुण है, यानी प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। यही द्वैत सिद्धांत दिया। ये प्रकाश का द्वैत सिद्धांत या डुअल नेचर, मतलब प्रकाश में दो तरह के गुण पाए जाते हैं। हालांकि सभी व्यक्तियों में भी दो तरह का गुण होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है उनका। कहीं पे वह नॉर्मल रहते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा अपने आप को खुल के बात करते हैं, कहीं सहमे हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकाश का उनका कहना हुआ कि प्रकाश में भी दो तरह का गुण पाया जाता है। प्रकाश में एक गुण क्या होता है कि प्रकाश कण और कणिकाओं का भी समूह है और प्रकाश तरंग भी है, यानी कहीं कहीं वह तरंग के रूप में काम करता है, कहीं कहीं कण के रूप में भी काम करता है। तो इस तरह से इस सभी नियमों को मिलाकर डी ब्रोगली, एक व्यक्ति थे डी ब्रोगली, उन्होंने 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में कहा कि प्रकाश में डुअल नेचर पाया जाता है, यानी प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश क्या है, कण भी है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस सिद्धांत के बारे में भी आपको हम लिखा देते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत किसने दिया था, तो 1924 ईस्वी में दिया था। कौन, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया। यानी यह सिद्धांत के अनुसार डी ब्रोगली का कहना था कि प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है, प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है, प्रकाश कण और कणिकाओं का भी समूह है और प्रकाश एक तरंग भी है। यानी प्रकाश में दोहरी गुण पाया जाता है, दो तरह का डुअल नेचर पाया जाता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है, प्रकाश दोहरी, इस सिद्धांत प्रकाश दोहरी गुण वाला ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश कण और कणिकाओं का भी समूह है, कण और कणिकाओं का भी समूह है और कण तथा कणिकाओं का भी समूह है और प्रकाश तरंग भी है। यानी प्रकाश दोनों तरह का गुण प्रदर्शित करता है, प्रकाश डुअल नेचर प्रदर्शित करता है, प्रकाश तरंग भी है तो प्रकाश कण भी है, यानी दोनों गुण इसमें पाया जाता है। अर्थात प्रकाश क्या है, प्रकाश दोहरी प्रकृति वाला गुण, इसमें दो तरह का गुण पाया जाता है, यानी इसमें डुअल नेचर पाया जाता है, यानी दोहरी प्रकृति पाई जाती है। तो याद रखना है कि प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है। यह बात किसने बताया था हम लोग को, डी ब्रोगली ने। और उस दिन से आज तक हम लोग जानते हैं प्रकाश एक ऐसे ही ऊर्जा का रूप है जिसमें दोनों गुण पाया जाता है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण और कणिकाओं का भी समूह है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है, पाई जाती है। प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश तरंग भी है। इस तरह से हम पांचों सिद्धांत के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए। तो पहला सिद्धांत क्या था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यह सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। एक बार हम शॉर्ट में फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने 1675 ईस्वी में। जबकि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, 1678 ईस्वी में दिया था हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया गया था, यह सिद्धांत दिया गया था 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, सॉरी 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था मैक्सवेल, उन्होंने दिया था।
प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत ये दिया गया था 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, और प्रकाश का द्वैत सिद्धांत ये डी ब्रोगली द्वारा 1924 में दिया गया था। तो इस तरह प्रकाश के बारे में हम 5 सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट चलिए अब आगे देखते हैं। अभी आपको मैंने प्रकाश के अलग अलग सिद्धांत के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वह उन चीजों को हम वस्तु या पदार्थ कहते हैं। तो प्रकाश के आधार पे वस्तु का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण। हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वे सभी लगभग प्रकाश से दिखाई देती है, सभी चीजें प्रकाश से दिखाई देती है। तो प्रकाश या तो उस पर पड़ता है तब वो हमें दिखाई देता है, या तो उससे खुद प्रकाश निकल रहा होता है। जैसे अगर हमको तारा देखना हो, रात में तारे देखना, स्टार देखना हो, तो हम ऐसे अंधेरे में भी हम उसको अंतरिक्ष में देख लेते हैं। अगर हमको सूर्य को देखना हो तो उससे खुद प्रकाश निकलता है। जलता हुआ मोमबत्ती को देखना हो तो उससे स्वयं प्रकाश निकलता है। पर अगर हम इस पेन को देखना हो तो इसको प्रकाश में रखना पड़ेगा। तो इस पे जब तक इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हमको दिखाई नहीं देगा। इस आधार पे कई वस्तु ऐसी होती है जिनसे प्रकाश खुद निकलता है, और कुछ वस्तु ऐसा होता है जिसपे प्रकाश पड़ता है तब वो हमको दिखाई देता है। इस आधार पर अगर बात करें तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। यानी वह हम लिखे हैं प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं या पदार्थ 2 प्रकार की होती है। यानी प्रकाश या उत्सर्जन के आधार पर वस्तु या पदार्थ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को हम लोग कहते हैं दीप्त, या इसका दूसरा भी नाम है प्रदीप्त या दीप्तिमान। अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसका अंग्रेजी नाम एक ही होता है लुमिनस सब्सटेंस। क्या कहते हैं? लुमिनस सब्सटेंस। और दूसरा होता है अदीप्त या अप्रदीप्त या अदीप्तिमान भी बोल सकते हैं। इसका अंग्रेजी होता है नॉन लुमिनस। अब बात करते हैं दीप्त, यानी पहला जो दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसको कहते हैं? दीप्तिमान वस्तु उसको कहते हैं जिसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उससे खुद प्रकाश निकल रहा होता है। जिससे प्रकाश खुद निकलता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे स्वयं प्रकाश बाहर निकल रहा है, उस वस्तु को हम लोग कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, लुमिनस सब्सटेंस कहते हैं। वही डेफिनेशन हम लिखे हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसे देखने के लिए प्रकाश के अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जलता हुआ मोमबत्ती कहीं जल रहा है तो उसको देखने के लिए कोई टॉर्च नहीं जलाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा प्रकाश मोमबत्ती जल रहा है। रूम में अगर मोमबत्ती जल रहा है तो आप देखते हुए देख के बोल सकते हैं कि वो मोमबत्ती जल रहा है। पर अगर किसी रूम में अंधेरे कमरे में अगर कोई किताब रखा हुआ है तो उसको देखने के लिए टॉर्च या बल्ब या किसी स्रोत को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, दीपक, जुगनू। जुगनू मतलब रात में जो एक कीट पतंग है जो उड़ता हुआ, जिसको गांव घर की भाषा में हम लोग भगजुगनी बोलते हैं, या और भी कई नामों से उसको जाना जाता है, जो रात में चमकीला लाइट उत्पन्न करता है उसको जुगनू कहते हैं। जुगनू से भी प्रकाश स्वयं निकलता है, इसलिए हम उसको किसके कैटेगरी में रखे हैं? तो उसको हम रखे हैं दीप्त वस्तु के कैटेगरी में। ठीक है, तो सूर्य को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए, तारे को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए, जलता हुआ बल्ब हो, जलता हुआ मोमबत्ती हो, या कोई दीपक हो, दिया हो, उसको जल रहा हो तो उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जुगनू को भी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वयं इससे प्रकाश निकल रहा था। इसलिए इन चीजों को हम लोग कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु, दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु वह वस्तु है जिसको बिना प्रकाश का हम नहीं देख सकते, उसको प्रकाश में रखना होगा, अलग से उस पर प्रकाश डालना पड़ेगा तब वो हमको दिखाई देगा। अगर जब तक उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे तब तक वो हमको दिखाई नहीं देगा। यानी जो प्रकाश पैदा नहीं कर रहा, वो प्रकाश उत्सर्जन का मतलब होता है पैदा करना, निकालना। अगर उससे प्रकाश नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु, यानी नल लुमिनस कहते हैं। देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिसे देखने के लिए प्रकाश के अन्य स्रोतों की आवश्यकता होती है, बिना प्रकाश का हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका क्या क्या है? तो लकड़ी, लोहा, पत्थर, पानी, मनुष्य, जानवर, और यहाँ तक कि चंद्रमा, मून जिसको कहते हैं, वह भी क्या है आपका? अदीप्त वस्तु। हमारे आसपास की सभी वस्तु जिसको देखने के लिए आपको प्रकाश चाहिए, उन सभी चीजों को अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब एक सवाल आता है मन में कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो रात में रोशनी पैदा करता है। चंद्रमा को तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं, उसको देखने के लिए कोई बल्ब या क्या कहते हैं टॉर्च जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बात ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा एक ग्रह है, उसको अपना प्रकाश नहीं होता है,
वह हमको दिखाई देता है जब उसका सूर्य का प्रकाश हुए पड़ रहा है, तो वह परावर्तित होकर हमको दिखाई देता है। सूर्य के यानी चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि प्रकाश सूर्य का प्रकाश के कारण वह चमकीला दिखाई देता है। इसलिए हम लोग चंद्रमा को क्या कह सकते हैं, अदीप्त वस्तु। हम यहाँ लिख दिए, याद रखें, चंद्रमा अदीप्त है। यानी ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है कि इनमें से कौन अदीप्त वस्तु है। ऑप्शन रहेगा सूर्य, दूसरा ऑप्शन रहेगा तारे, चंद्रमा और जलता हुआ बल्ब। तो ऑप्शन में आप चुनेंगे क्या, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण वो चमकीला दिखाई देता है, समझे। यानी सूर्य को प्रकाश को वो क्या करता है, परावर्तित करता है, इसलिए वो हमको दिखाई देता है। इस तरह से प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश पैदा करने के आधार पर अगर बात करें तो वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है दीप्त और दूसरा होता है अदीप्त। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फिर पदार्थ को एक एंगल से और देखते हैं। कुछ पदार्थ हमारे आसपास ऐसे हैं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसा है जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। यानी कुछ पदार्थ अगर सामने में पदार्थ रख दे तो उससे उस पार की चीजों को हम देख सकते हैं। जैसे सामने में शीशा रख दे तो शीशा से आर पार यानी कांच से आर पार हम देख सकते हैं। पर अगर बीच में बड़ा सा दीवार बना दे, करकट टीन लगा दे, तो आर पार दिखाई नहीं देता है। तो कुछ वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है, कुछ वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं निकलता है। कहीं पे हम कपड़ा बांध देते हैं तो उस पार की चीज धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिससे प्रकाश आर पार निकलता है, उससे कुछ साफ नहीं निकलता है, कुछ से हल्का फुल्का प्रकाश निकलता है। इस आधार पर अगर बात करें प्रकाश की गमनता के आधार पर, वस्तु तीन प्रकार की होती है। वस्तु कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार का। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। यानी इसको हम तीन कैटेगरी में बांटे हैं। उसके अंदर प्रकाश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रकाश आर पार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस आधार पे प्रकाश की गमनता के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला क्या है, पारदर्शी, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरा है अपारदर्शी, अपारदर्शी ओपाक्यू उसको कहा जाता है। और तीसरा होता है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, पारदर्शी नाम से ही पता चल रहा है जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए। यानी ऐसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पूरी तरह प्रकाश आर पार निकल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कांच, जिसको हम लोग आम भाषा में शीशा भी बोल देते हैं, कांच हो गया, ग्लास अंग्रेजी में कहते हैं। पानी, पानी से भी प्रकाश आर पार निकल जाता है, और हवा से तो आर पार निकलता ही। एग्जाम्पल में इट से एक्सेट्रा और सभी चीज आपको जो ध्यान में आवे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका दूसरा है अपारदर्शी, यानी जो माने होता है नहीं, अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाती है, उसे क्या कह सकते हैं, अपारदर्शी। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। यानी अगर बीच में प्रकाश आ रहा है, जैसे इस बोर्ड के पीछे का लाइट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। क्या कहेंगे, इसको अपारदर्शी कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, लकड़ी, लोहा, कागज, रबर, प्लास्टिक एक्स्ट्रा, ये सभी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावे और भी आपको कुछ याद आवे तो इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है पारभासी, इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। यानी यह एक ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार आता है। यानी अगर बीच में अगर लगा दिया जाए इस पदार्थ को, तो उस पार की चीजें हमें दिखाई देगा धुंधला धुंधला, यानी स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, पर देख पाएंगे कुछ ना कुछ तो है उस पार में। स्पष्ट तो दिखाई नहीं देगा, बल्कि धुंधला दिखाई दे सकता है। यानी प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जा रहा है, बल्कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार निकल रहा है, जिसके कारण हम उसका चित्र जो है, उसका जो इमेज जो है, हम धुंधला धुंधला सा नजर आता है। जैसे कोई कागज में अगर आप तेल लगा दीजिए और तब जाके उस कागज से देखिए आर पार, तो आपको हल्का हल्का दिखाई देगा। ठीक है, तो यही हम लिखे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार निकलता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहा जाता है। जैसे ट्रेस पेपर, ट्रेस पेपर आप लोग जानते हैं क्या होता है। ट्रेस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिससे आर पार की चीजों को हल्का हल्का देख सकते हैं। इस पे अक्सर जमीन का नक्शा बनाया जाता है, जमीन का नक्शा वगैरह या तरह तरह का जो नक्शा तैयार किया जाता है, किसी प्लॉट का नक्शा ट्रेस पेपर में बनाया जाता है। फिर तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, रक्त, कोहरा यानी ठंड के दिनों में जो कोहरा धुंध छा जाता है, तो उसे भी प्रकाश हल्का हल्का आर पार देख सकते हैं। ये सभी चीजें क्या कहलाता है, पारभासी। ठीक है, तो इस तरह से गमनता के आधार पे प्रकाश वस्तु कितने प्रकार के हो गए, प्रकाश की गमनता के आधार पे वस्तुएं तीन प्रकार का हो गया, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। और पहला आप क्या बताए थे कि उत्सर्जन, प्रकाश पैदा करने वाली
वस्तु है या नहीं है, उस आधार पर अगर बात करें तो दो तरह का होता है, एक दीप्त और एक होता है अदीप्त। तो आप इस समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का साइड लेके। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा किरण। किरण क्या होता है जानते हैं? तो किरण क्या होता है? तो प्रकाश जब भी किसी स्रोत से निकलता है, किसी भी स्रोत से, चाहे बल्ब से निकले, सूर्य का प्रकाश से निकले, या मोमबत्ती जला दी या टॉर्च जलाएं, उससे जो प्रकाश निकलता है तो प्रकाश सीधे चलता है। तो प्रकाश जब सीधे चलता है तो इस चलने के पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश इस तरह से हमेशा जब भी चलता है तो सीधे चलता है प्रकाश, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को क्या कहते हैं? यानी प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जब भी चलता है तो इस तरह से, किसी भी स्रोत से निकले तो इस तरह से चलता है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? किरण कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, किरण जब भी प्रकाश चलता है तो उससे एक किरण नहीं बल्कि किरण का एक ग्रुप निकलता है, बहुत सारा किरणों का एक समूह निकलता है। तो किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज। इसका दूसरा भी नाम है प्रकाश पुंज। किरण पुंज को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ये क्या हो गया? तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या हुआ? किरण जब भी चलता है, सिंगल नहीं बल्कि ग्रुप में चलता है, तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो किरण का जो समूह होता है वह भी तीन तरह का होता है, क्योंकि कुछ कुछ किरणें क्या होती है, इसमें सभी किरणें एक दूसरे के बराबर चलता है। कुछ किरणें का समूह ऐसा होता है जिसमें सभी किरण आके एक जगह मिल जाता है। कुछ किरण का समूह होता है जो एक ही जगह से निकला चारों तरफ फैल जाता है। तो इस आधार पर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। यानी किरण पुंज की अगर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार का। ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है। सबसे पहला होता है, एक नंबर अगर बात करें तो समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज ही लिख देते हैं, प्रकाश पुंज। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारे पास, इसको कहते हैं अभिसारी या अभिसारी या अभिसरित प्रकाश पुंज कहते हैं इसको। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट लिख देंगे, हम बीम तक लिख दिया। ठीक है। तीसरा हो गया आपका अपसारी या अपसरित प्रकाश पुंज। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो इस तरह से तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का हो जाता है? तीन प्रकार का, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी। अब तीनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहला वाला जो हम क्या लिखा है, समांतर किरण पुंज। सबसे पहला क्या है? समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। बोलिए प्रकाश पुंज। देखिए, अंग्रेजी नाम है इसका, हम लिख चुके हैं यहाँ पे पैरेलल बीम। समांतर, मैथ में आप पढ़े होंगे समांतर रेखाएं, ऐसी रेखा, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के आमने सामने, जो एक दूसरे से कभी ना मिले। देखिए, ये आमने सामने जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, तो ये सभी जो रेखा है समांतर हो गया। और अगर मान लीजिए एक रेखा इधर जा रहा है, एक रेखा इधर, देखिए तो ध्यान से देखिए, तो ये आगे बढ़ेगा, तो मिल जाएगा ना आगे। तो ये दोनों को समांतर हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी में डिफरेंस है। यहाँ ज्यादा दूरी है, यहाँ कम दूरी है। तो जब दो किरणें या दो
लाइन आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटे तो उसको समांतर नहीं कहेंगे। यहाँ समांतर उसको कहेंगे जब एक दूसरे के आमने सामने हो, समान दूरी पर हो, यानी सीधे चले, एक दूसरे से कभी एक दूसरे को टच नहीं करे, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करे, दोनों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसको हम लोग कहते हैं समांतर। तो समांतर प्रकाश पुंज में क्या होगा कि बहुत सारा किरण होगा जो आमने सामने चलेगा पर एक दूसरे से कभी टकराएगा नहीं, एकदम बराबर दूरी पर होगा। यानी ऐसे किरण, ऐसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी सभी किरणें क्या होगा, एक दूसरे समांतर। समांतर का मतलब आपको बता दिए, जो एक दूसरे के समांतर होगा, आमने सामने होगा पर मिलेगा नहीं, एक दूसरे के बराबर चलेगा। देखिए ये किरण पुंज देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं, सब एक दूसरे के आमने सामने चल रहा है पर मिलने का चांस नहीं, एक दूसरे से टच कभी नहीं करेगा। तो ये जो किरण हम बनाए, किरणों का समूह, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला हम क्या लिखे थे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, इसका दूसरा भी नाम है, हम दूसरा नाम वहां लिख चुके हैं तो इसलिए यहां नहीं लिख रहे हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, अभिसरित किरण प्रकाश पुंज। अब देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा, इसमें भी बहुत सारी किरणें होगा पर सब आके एक जगह पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। जब सभी प्रकाश की किरणें एक जगह पे आकर एक ही बिंदु पर सभी किरणें मिल जाए, कहीं दूर से आ रहा है पर आके एक जगह पे क्या हुआ, मिल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यानी ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है या अभिसरित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण प्रकाश पुंज। जैसे यहाँ देखिए, इधर से किरण आया, इधर से किरण आया, इधर से किरण आया, इधर से किरण आया, देखिए सब किरण पुंज को देखिए एक जगह पे आके क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। हम यहाँ दिखा रहे हैं फिर से, एक किरण इधर से आया, एक इधर से आया, एक फिर इधर से आया, फिर एक इधर से आया। देखिए सभी किरणें तो आ तो रहा है दूर से, पर आके क्या हुआ, इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, सब मिल गया। ऐसे करके इधर चला जाता, इधर चला जाता, इधर चला जाता, पर एक दूसरे को टकरा कर जा रहा है, यहाँ पे सब मिल रहा है ना के। तो इस किरण पुंज को क्या कह रहे हैं, जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिल जाए उसको कहते हैं अभिसारी किरण प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अब तीसरा है हमारा कौन सा, तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। प्रकाश पुंज सब में लिखे इसलिए प्रकाश पुंज ही लिख रहे हैं, किरण पुंज भी लिखना गलत नहीं होगा। अब देखिए डाइवर्जिंग, इसमें क्या हुआ, एक जगह से निकलेगा सब, इसमें क्या सब बराबर चल रहा है, इसमें क्या हुआ कि सब आके एक जगह मिल गया। और अब जो पढ़ेंगे वो एक जगह से निकलेगा, एक बिंदु से निकलकर, निर्गत होकर, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाएगा। आगे की ओर क्या होगा, जैसे आप देखे होंगे टॉर्च में रोशनी एक जगह से निकला और आगे की ओर फैल गया, हेलोजन लाइट में देखे होंगे एक जगह से निकला और आगे की ओर क्या हो, फैल गया। तो वो क्या हुआ, अभिसारी किरण पुंज यानी अपसारी किरण पुंज, सॉरी अपसारी किरण पुंज। यानी ऐसे किरण पुंज, ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाते हैं, फैल जाती है, उसे क्या कह सकते हैं, इसमें आगे जोड़ देगा, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक प्रकाश इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया,
एक इधर चला गया, यानी एक ही जगह से निकल रहा है। ध्यान दीजिए, एरो का निशान पे आप ध्यान देंगे, इसमें क्या आ रहा है सर, एरो का निशान देखिए आ रहा है, और इसमें एक जगह से निकल कर क्या हो रहा है, आगे की ओर क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो एक जगह से निकल कर जब आगे की ओर फैल जाए, एक जगह से निकल कर वो आगे की ओर फैल जाए, यानी एक जगह से निकला और आगे की ओर पूरा फैल गया, तो समझ जाइए वो क्या है, आपका अपसारी किरणपुंज। अगर सब आके एक जगह मिल गया तो वो क्या हुआ, अभिसारी। पर कोई मिल नहीं रहा, आपस में सीधा एक दूसरे के बराबर चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज। तो इस तरह से किरणपुंज कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, किरणपुंज तक हो गया। अगले क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको किसी प्रकार का परेशानी है, किसी तरह का दिक्कत है कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसको और डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे आपको।